सो गाइज देखते हैं नेक्स्ट वन। इसको ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, सी नॉट डिवाइडेड बाय 1, C1 डिवाइडेड बाय 2, C2 डिवाइडेड बाय 3 एंड Cn डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगा। बिहेवियर चेक करते हैं, देखना ध्यान से। कोफिशिएंट तो 1 प्लस एक्स की पावर n वाले हैं क्योंकि यहाँ पे n है, n ठीक है ना, n n n। तो मैंने कहा चलो nc1x, ध्यान से देखते रहना अभी, nc2x स्क्वायर, nc3 x क्यूब एंड सो ऑन, ncn x टू द पावर n। ये आ गया, राइट? ओके, अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान से देखो, नीचे क्या है, nc1, nc1 के साथ x की पावर कितनी है 1, नीचे क्या है 2, nc2 के साथ x की पावर कितनी है 2, नीचे क्या है 3, एक ज्यादा, 3 है तो 4, n है तो n प्लस 1। तो ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं, ऐसा क्या लगाऊं कि नीचे वो बने जो कि x की पावर में लिखा है उससे एक ज्यादा बन जाए। x की पावर में 2 लिखा है तो नीचे आ जाए वो 3। डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट में आ गया था, अब हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स क्यूब बाय 3, करेक्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 बाय 4, समझ गए? तो नीचे 4 आ जाएगा या नहीं, nc3 के नीचे अगर बात करूं तो 4 आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल। अभी देख लो अगर नहीं समझ आ रहा है तो इंटीग्रेट both sides with respect to x from 0 to 1, from 0 to 1। लोअर और अपर लिमिट होती है ना, तो यहां पे जो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा? डेफिनेट, जिसमें रेंज दी जाती है लिमिट में, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहती है। तो मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, 0 से 1, 1 प्लस एक्स एन इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 से 1 और ये जो भी लिखा है nc0, nc1 x की पावर 1, nc2 x स्क्वायर, nc3 x क्यूब एंड ncn x टू द पावर n dx। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से लेके 1। इसका देखना, nc0 इंटू एक्स, nc1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, nc2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, nc3 इंटू एक्स 4 बाय 4 एंड ncn इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। और लगा दोगे कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ठीक है, तो 0 से 1 में कैसे करते हैं, पहले तो 1 डालो फिर माइनस 0 पुट करो। तो 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, n प्लस 1। x की जगह 0 पुट करोगे, 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बनेगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू, इसमें भी 0 से 1 डालें, 1 डालोगे तो क्या आएगा, nc0, nc1 बाय 2, nc2 बाय 3, nc3 बाय 4 एंड ncn बाय n प्लस 1, माइनस 0 पुट करोगे तो ये भी 0 0 0 0 सभी 0 हो जाएंगे, तो ओवरऑल 0 आएगा। मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी इधर राइट हैंड साइड पे वो आएगी ये, यही तो निकालना था हमें। देखो तो इसका आंसर कितना आ गया, ये इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, क्लियर है, इजी, वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। ओके, ग्रेट ग्रेट।
देखिए अब और भी कुछ दिया जा सकता है आपको, मतलब क्या, देखना। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जरूरत पड़े एक और बार इंटीग्रेशन करने की। एक और बार इंटीग्रेशन कब जरूरत पड़ सकती है, तो मैं बता देता हूं, एक मिनट अपने आप देख लो ना। इसको एक और बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, 3 2, तो 1 2 3, मतलब जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 भी हो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे n+1 और n+2 दोनों हो। सही है। तो अगर ये वाली सीरीज पूछ ली जाए आपको कि इसका आंसर बताओ, तो क्या करोगे, एक बार इंटीग्रेट करोगे, एक बार इंटीग्रेशन करोगे आप सबसे पहले, फिर दोबारा इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन किसका, इसका, ठीक है। अब यूज तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो उस केस में लिमिट क्या लोगे आप, चलो करते हैं ऐसा करें, तो पॉज करें, पहले इसको उतार लें फिर दूसरा करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट और इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to x, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to x, 0 से x में इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे 2 बार इंटीग्रेशन करना है इसलिए, ठीक है। 0 से 1 में मैं सेकेंड टाइम लगाऊंगा, तो ध्यान से देखना, dx 0 से x, nc0 x0, nc1 x1 एंड ncn x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, कहां से कहां तक, 0 से x तक, ठीक है, 0 से x तक। अब इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, nc0 x, ओके। एक मिनट, x तो अंदर चल ही रहा है ना, तो आप x मत लें, t लें, अलग वेरिएबल लेना चाहिए, वेट, t तक करना चाहिए, 0 से कहां तक, t तक, ये बेटर है, ठीक है। तो x तो अंदर है ही, तो लिमिट्स जो है वो x में ना रख के आप कोई एक अलग वेरिएबल ले लो, दैट इज t, t ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या है, 0 से t, nc0 x प्लस nc1 x² by 2, nc2 x³ by 3 and so on, ncn xn+1 by 1 n+1, कहां से कहां तक, 0 से t तक, ठीक है, ओके। तो t पुट करो आप, यहां पे क्या आएगा, t+1 n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू, t पुट करो, nc0 t, nc1 t² by 2, nc2 t³ by 3 and so on, ncn t की पावर n+1 by n+1। और जब 0 पुट करोगे तो, जब माइनस करके 0 को पुट करते हैं ना, तो वो तो सब 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये आ गया, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करने वाला हूं एक बार और इंटीग्रेशन। इस बार जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 से 1, 2 ही बार करना है ना मुझे, तो जो फाइनल इंटीग्रेशन होता है उसमें आप कांस्टेंट लिमिट लगाएंगे, दैट इज 0 to 1। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, सही है, मैंने गलत बोल दिया, अगेन इंटीग्रेट this expression with respect to t and take the lower limit of t is 0 and upper limit of t is 1, ठीक है।
तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसे, 0 से 1 तक। तो मैं लिख देता हूं, बाकी काम तुम्हें करना है अपने आप। इंटीग्रेशन 0 से 1, और फिर इसको भी इंटीग्रेट करेंगे आप कहां से कहां तक, 0 से 1। तो इस साइड में जब आप इंटीग्रेट करोगे ना 0 से 1 में, तो यू विल गेट दिस, ठीक है। और इस साइड को जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 में, तो इजी आ ही जाएगा, आपका आंसर जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा। तो देख लेते हैं, चलो इधर वाले का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। उधर तो वही बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा। तो मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक, मैं इसको करके दिखा रहा हूं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो यहां पे देख लेना, 0 से 1 टी प्लस 1 एन प्लस 1 अपॉन, भाई एन प्लस 1 तो भाई ले लिया कांस्टेंट है, और -1 dt, ऐसा कुछ है। तो n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, इसका होगा t, इसका आ गया t, कांस्टेंट है ना, कहां से कहां तक, 0 से 1। तो n प्लस 1, भाई 1 पुट कर दो, t की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 1, ठीक है, 1 पुट कर दो, तो कितना आएगा, 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 माइनस 1। 0 पुट कर दो अब, माइनस 0 पुट करोगे तो आएगा 1 अपॉन n प्लस 2, और ये हो जाएगा 0। तो फाइनली ये आ गया हमारा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, n प्लस 2 को मैं, एक मिनट, n प्लस 2 का एलसीएम लिया, तो ये आया 2n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 एंड माइनस 1। देख लो अभी आ गया अपना जो भी आया, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज दिस। तो मेरे जैसा मुझे लग रहा है कि तुम्हें लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जो डिफिकल्ट हो। क्लियर? तो ऐसे करते हैं, जब 2 बार इंटीग्रेशन करना हो तो एक बार आप इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे 0 से t, कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही यूज करना है, इनडेफिनेट का नहीं करना है। इनडेफिनेट किसे कहते हैं, जिसमें अपर एंड लोअर लिमिट नहीं होती, क्योंकि उसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ इंटीग्रेशन, तो आप बोलेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की वजह से प्रॉब्लम आने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करूं कि किसी भी फंक्शन को अगर आप किसी अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक, या सॉरी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, अगर किसी फंक्शन को आप करते हैं तो उसमें ये जो कांस्टेंट होता है वो नहीं आता, तो फिर हमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें अपर और लोअर लिमिट्स दी हुई होती हैं। और मेरे ख्याल से तरीका तुम्हें समझ आ ही गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं। 0 से x और यहाँ पे भी x, ऐसे लिखना सही नहीं है, ये हमने लिमिट्स में पढ़ा है लेबनीज में, ठीक है ना। जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वो यहाँ पे नहीं होता है, तो अलग लेना चाहिए हमें। क्लियर? तो 0 से t लिया है मैंने। देन फिर जब सेकेंड टाइम इंटीग्रेट किया तो किसके रेस्पेक्ट में किया होगा, वेरिएबल कौन है, t है यहाँ पे, तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, और लिमिट क्या ली है, 0 से 1। तो ये बात ध्यान रखें, तरीके याद रहें कि चीजों को कैसे किया जा सकता है कैसे नहीं। तो कोई और क्वेश्चन कभी बनता है तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि कहीं क्या मैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से कर सकता हूँ केस को, तो ऐसे भी सोचना होता है। ओके ओके, तो जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लें। ओके, एक तो ये एंड ये। सो गाइज, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब ये कि एक आपको सीक्वेंस या सीरीज जो भी है, मतलब ये दिया गया है आपको, ठीक है, एक सीरीज दी है, उसमें क्या हो क्या रहा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट को यूज किया गया है दिख रहा है, लेकिन दो के प्रोडक्ट दिए गए हैं। ये है MC0 इंटू NC0,
MC1 इंटू NC1, MC2 इंटू NC2 एंड सो ऑन। कुछ ऐसा ही चलता जा रहा है भाई। अब तुम कहोगे हमें तो पता है इसका आंसर होता है M प्लस एन सी एन और M प्लस एन सी एम, तो ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया हुआ था, ठीक है। कैसे आता है ये भी बताया था वैसे तो, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये कैसे आया है इस पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। देखो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, दो दो का प्रोडक्ट दिया जाएगा, ठीक है, दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम पूछा जाए अगर आपसे, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि किसी एक को, ठीक है, स्टेप वन करके दिखा रहा हूं कि किसी एक पे आप फॉर्मूला लगाएं। स्टेप वन क्या है? यूज NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ठीक है। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर जो फॉर्मूला होता है ना अपना, उसको यूज करना है। इसका मतलब कैसे? देखो MC0 ऐसे ही रहने दो, लेकिन NC0 को लिख लो n माइनस 0, ठीक है, ओके। अच्छा ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है n वाले पे ही लगाना है, क्योंकि मैंने यहां पे n दिया, m वाले पे भी लगा सकते हो आप ऐसा भी कर सकते थे MC m माइनस 0 इंटू NC0, एक को एज इट इज छोड़ दो, दूसरे पे लगाना है बस, और वो कोई भी हो चलेगा। सिमिलरली MC1 इंटू NCN माइनस 1 लिख सकता हूं, MC2 NCN माइनस 2, MC3 NCN माइनस 3 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगी बात? MCM इंटू NCN माइनस M। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे दिखेगी आपको, देन टेक सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट, ठीक है, देन टेक द सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट, जो नीचे के सबस्क्रिप्ट है ना ये इसके, इनका सम लो, एंड दैट इज a constant number, that is a constant number, ठीक है। जब आप उसका सम लोगे ना, you will get a constant number, ठीक है, ये पक्का है, श्योर, दिस इज फॉर श्योर, ओके। तो ऐड करो, कितना आएगा? n, 1 प्लस n माइनस 1 कितना होता है? n, 2 प्लस n माइनस 2 कितना होता है? n, 3 प्लस n माइनस 3 कितना होता है? n, तो दैट इज n। मुझे पता चल गया जो लोअर सब्सक्रिप्ट है उनका सम कितना आ रहा है? n, ठीक है। अब समझते हैं ये कहां से हमको मिल सकता है, इस चीज पे थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, फिर तुम्हें शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो ऐसे देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, या चलो m ले लो, 1 प्लस एक्स की पावर m को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा? MC0 x की पावर 0, ध्यान से, MC1 x की पावर 1, MC2 x की पावर 2, MC3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, MCM x की पावर m, ओके। अब मैं दूसरा कर रहा हूं, ठीक है, दूसरे को देख रहा हूं, इसको एक्सपेंड करो, NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, चलो 3 भी लिख लेते हैं, NC3 x की पावर 3 और NCN, या चलो एक ऐसा आएगा यहाँ इसमें NCM x की पावर m, ठीक है, ओके। एंड एक मिनट, ठीक है ना, ओके। ध्यान से देखो, NCM x की पावर m और NCN x की पावर n, ये आ गया, ओके। अब ये मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो अभी मैं देखना इंटरेस्टिंग कुछ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस की नीड है, ठीक, तो इसे पॉज करके जल्दी से इसे उतार लो, फिर मैं इसको हटाने जा रहा हूं,
इस चीज को ऊपर सॉल्व करूंगा। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूं, पॉज करके लिख लेना, सब यहां तक हटा दिया। ठीक, इसके बाद ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, जो थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ध्यान से देखना भाई, दो का प्रोडक्ट चाहिए मुझे, सही है, दो का प्रोडक्ट चाहिए। वो है क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, MC0 NCn-0, MC1 NCn-1, MC2 NCn-2 एंड सो ऑन। ये है कुछ, ठीक। ओके, तो अब कैसे करूं मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूं, ध्यान से, 1 + x⁻m इंटू 1 + x⁻n। तो क्या लिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ 1 + x⁻m एंड 1 + x⁻n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैंने ले लिया NC0 x⁻0, MC1 x⁻1, MC2 x⁻2 एंड सो ऑन, इंटू NC0 x⁻0, NC1 x⁻1, NC2 x⁻2 एंड सो ऑन लास्ट तक। ठीक है, सही है। ओके, अब देखना ध्यान से, अब देखो इंटरेस्टिंग बात, मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, NC0 इंटू NCn, मतलब ये और इसका लास्ट वाला NCn-1 x⁻n-1, फिर NCn-2 x⁻n, ऐसे देख लो। देखो उस सॉरी ये आएगा NCn। मुझे क्या क्या चाहिए देखना, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। ओके, ये जब इस वाले से मल्टीप्लाई हो तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी। सिमिलरली उससे जो थर्ड लास्ट होगा वो जब इसके थर्ड वाले से मल्टीप्लाई हो तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी। समझ पा रहे हो या नहीं, दोबारा से बता रहा हूं कि देखो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ना, ये वाला, तो कैसे मिलेगा मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट में, ध्यान से देखना, जब ये टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आएगा, MC0 इंटू NCn, ये लिखा हुआ है। जब MCm मतलब ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाए, इससे, तो क्या मिलेगा, MC1 इंटू NCn-1। सिमिलरली जब इसकी ये वाली टर्म इसकी यहां जो टर्म होगी उससे मिल जाए तो क्या है, MC2 और यहां क्या होगा, NCn-2। ये तो इसी टाइप से चल रहा है, इधर एक एक आगे बढ़ रहे हैं, उधर एक एक पीछे हट रहे हैं। ओवरऑल एक बात हमेशा समान है, वो क्या कि देखो ध्यान से, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल x की पावर कितनी जाएगी, x⁻n। ओके, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर कितनी बनाएगी, x⁻n। ये 1 है, वो है n-1, मिलके क्या बनाएंगे, x⁻n। ओके, जब ये टर्म जो यहां पे टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर क्या बनाएगी, अगेन n एंड सो ऑन। बात को समझ रहे हो, मतलब जो मुझे कोएफिशिएंट चाहिए ना, ये उन दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलेंगी जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x की पावर हमें हमेशा n मिलती है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स जो मेरा आंसर है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस प्रोडक्ट 1 + x⁻m एंड 1 + x⁻n। बात क्लियर है, इंटरेस्टिंग है या नहीं, ठीक है, बिल्कुल x⁻n का जो कोएफिशिएंट है वही तो मेरा आंसर है या नहीं। ऐसे समझो, मान लो मुझे ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना इन दोनों का, ये और ये, मुझे इसमें से ना x⁻n का कोएफिशिएंट चाहिए। किसका, x⁻n का। तो मैंने कहा कैसे कैसे बनेगा x⁻n, एक तो तब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁻n देगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा
ये इससे आगे वाला जो होगा उससे, फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा, तभी तो मिलेगा x की पावर n। इतने तरीकों से मिल सकता है, यही मिलेगा या नहीं, जब ये आपस में, ये पहले लास्ट वाले से, फिर ये सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा x की पावर n मिलेगा। तो मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n ही हमें बताना है। जो ये दिया गया है ना, ये इन दोनों में, इन दोनों की सीरीज के प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n ही है। समझ गए? इजी। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस मुझे फाइंड करना है। व्हाट डज इट मीन? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, ये तो दोनों सेम है, क्या लिख सकता हूं, x की पावर m प्लस n, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा, m प्लस n cn, और इसको आप लिख सकते हो m प्लस n cm, ncr इक्वल टू ncn माइनस r से। बात समझ गए? अगर फिर दिक्कत है तो देख लो एक मिनट। x की पावर r का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, ncr। तो वही मैंने किया है यहाँ, m प्लस n और x की पावर n। ठीक है ना, ये समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। तो बेसिकली आंसर हमारा क्या आ गया, m प्लस n cn और m प्लस n cm। तो इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट वाले होते हैं ना, ठीक है, इनके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो सीरीज ढूंढनी होती है जिनके प्रोडक्ट में ये मिलेंगे, जिनमें ये कोफिशिएंट बनेंगे। एक तो मैंने ढूंढा 1 प्लस एक्स की पावर m, फिर कहा 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इन दोनों के प्रोडक्ट में किसका कोफिशिएंट निकालूं। ठीक है, किसका कोफिशिएंट, तो ये कहां से पता चलता है, ये पता चलता है जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और लोअर सबस्क्रिप्ट को ऐड कर दो। लोअर सबस्क्रिप्ट को जब आपने ऐड किया तो एक कांस्टेंट नंबर आया, वो कितना था, n। तो समझ जाओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसमें, इन दोनों सीरीज के प्रोडक्ट में। जस्ट ये तो मैंने तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए किया है, अब इतना बड़ा काम नहीं करना आपको, बस आपको ये देखना है किसका कोफिशिएंट निकालना है और किन दो सीरीज के प्रोडक्ट में। तो एक तो थी 1 प्लस एक्स की पावर m, एक थी 1 प्लस एक्स की पावर n। इन दोनों को प्रोडक्ट लिया तो क्या आया, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। इसमें मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n, क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सम है वो है n, तो x की पावर n का कोफिशिएंट हमें ढूंढना था। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसे करते हैं ये क्वेश्चंस। तो अभी इसके ऊपर और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।